हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया हुआ था। अभी हम लोग चैप्टर 1 में थे। अभी तक हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं? इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, राइट। तो आज हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? देखो, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट कितनी तरह के हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। डन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो भाई, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को 3 पार्ट में बाइफरकेट किया हमने। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ये कॉन्ट्रैक्ट्स देखो 6 तरह के हैं। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन इज वॉइड एग्रीमेंट, फोर्थ वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, फिफ्थ वन इज अनएनफोर्शिएबल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्स्थ वन इज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और इम्प्लाइड में फिर से 2 पार्ट हैं, देखो, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड द थर्ड वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स 2 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जीक्यूटेड का मतलब एक तरह से कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एंड एग्जीक्यूटरी मतलब जो येट टू बी कंप्लीटेड है। तो ये जो येट टू बी कंप्लीटेड है उसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मतलब इसको फिर से 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यूनिलैटरल में तो क्या होगा कि एक पार्टी ने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया, दूसरे ने फुलफिल नहीं किया अभी तक, तो दिस इज एग्जीक्यूटरी। और एग्जीक्यूटरी में भी यूनिलैटरल। और बाइलैटरल में क्या चलेगा? जहां अभी तक दोनों ही पार्टी ने अपना अपना पार्ट फुलफिल नहीं किया, दिस इज कॉल्ड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो देखो अब इन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्शिएबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्शिएबिलिटी। चलो जी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्शिएबिलिटी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये रहा जी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको बताया है डायग्रामेटिक वे में तीनों। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्शिएबिलिटी में आते, देखो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहली चीज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट means which satisfy all the essential elements of a valid contract। तो सेक्शन 10 के सारे essential element को satisfy कर रहा है, that is called valid contract। और दोनों पार्टी का बाइंडिंग ऑब्लिगेशन भी क्रिएट हो जाएगा, मीन्स दोनों पार्टीज के राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं। सेकंड में अगर हम आए तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, और थर्ड में देखो वॉइड एग्रीमेंट की बात कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट। ये जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज I। क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्शिएबल। और वॉइड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ। तो एक तो क्या कहना चाह रहा है? विच इज नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहना चाह रहा है? विच सीज टू बी एनफोर्शिएबल बाय लॉ। समझ रहे ना बात मेरी? तो नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? नॉट एनफोर्शिएबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? कि जो शुरू से ही एनफोर्शिएबल नहीं है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एनफोर्शिएबल नहीं है। शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही एनफोर्शिएबल नहीं है। तो मीन्स ये तो वॉइड है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इज वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो विच सीज टू बी एनफोर्शिएबल का मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तो वैलिड था, बट बाद में वॉइड हो गया, इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्शिएबल। तो क्यों वॉइड हो गया? बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट, कह सकते हैं आप, बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज या इलीगलिटीज। समझ रहे हैं? तो कुछ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या इलीगलिटी अराइज हुई जिसकी वजह से अब ये वॉइड हो गया। तो पहले वॉइड नहीं था, पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हुआ, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर शुरू से ही वॉइड है तो वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है ना? तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब जो वॉइड एब इनिशियो है,
वॉइड ab initio का मतलब क्या होता है? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। ठीक है जी, बात यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं फिर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि जहां कॉन्ट्रैक्ट को हम एक एग्रीव्ड पार्टी की मर्जी पे छोड़ देते हैं, मीन्स विल डिपेंड ऑन द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। क्या मर्जी चलेगी उसकी कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कराना चाहता है या वॉइड। मीन्स एक पार्टी की मर्जी पे चलेगा, दोनों पार्टी की मर्जी पे नहीं। और किसकी मर्जी पे चलेगा? जो एग्रीव्ड पार्टी है। और एग्रीव्ड पार्टी कौन होता था? जिसकी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है, राइट? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ्री कंसेंट मीन्स विच इज नॉट कॉज्ड बाय कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। तो इन पांचों में से अगर कुछ भी यूज हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। और बल्कि इन चारों में वॉइडेबल होता था और इस वाले केस में वॉइड होता था, समझ रहे हो ना? तो इन चारों में से अगर कुछ भी यूज हुआ तो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। और किसकी मर्जी पे? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी की। तो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कंसेंट obtained on गन पॉइंट। आपने सामने वाली पार्टी की जो कंसेंट लिया ना वो गन पॉइंट पे लिया, बंदूक की नोक पे लिया, तो ये क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। चलो फिफ्थ पॉइंट में आते हैं जी। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहना चाह रहा है वो? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज गुड इन सब्सटेंस बट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट। क्या कहना चाह रहा है कि कुछ टेक्निकल डिफेक्ट रह गया उस कॉन्ट्रैक्ट में, तो क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल। सच एज अंडर स्टैंपिंग भी हो सकता है, एब्सेंस ऑफ राइटिंग भी हो सकता है, बार्ड बाय लिमिटेशन भी हो सकता है। समझ गए? अंडर स्टैंपिंग क्या होता है कि स्टैंप ड्यूटी आपने कम दी है, तो लाइक आपको एग्रीमेंट तो करना था 100 रुपये के स्टैंप पेपर पे, आपने कर दिया 10 रुपये के स्टैंप पेपर पे, तो वह एग्रीमेंट क्या हो गया? अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। ऐसी एब्सेंस ऑफ राइटिंग, होना था रिटन में ज़रूरी था और आपने ओरल में किया। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा भी है ना कि कॉन्ट्रैक्ट का रिटन में होना ज़रूरी है बट आपने ओरली कर लिया। थर्ड वन, बार्ड बाय लिमिटेशन। तो लाइक जैसे टाइम बार डेट नहीं होता कि मैंने आपसे पैसे उधार लिए थे और मुझे आपको पैसे वापस देने थे, बट मैंने आजकल करके 3 साल निकाल दिए और 3 साल तक आपने केस फाइल ही नहीं किया मेरे पे, तब ये डेट क्या हो जाएगा? टाइम बार डेट हो जाएगा। अब आप इसको लीगली रिकवर नहीं कर सकते, कोर्ट के थ्रू भी आप इसको लीगली एनफोर्स नहीं करा सकते। तो अब ये क्या हो गया? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मीन्स अब आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। ठीक है, 6 पॉइंट में आते हैं जी। 6 पॉइंट में क्या कहता है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द लॉ। अब देखो क्या होता है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में, तो नहीं, ये टर्म ही गलत यूज़ की हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये टर्म ही गलत यूज़ की हुई है। कैसे? ये मैं बताता हूँ, देखो आपको। तो अब एक बात सोचो यार, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? इलीगल प्लस कॉन्ट्रैक्ट है ना। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इलीगल प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और इलीगल क्या होता है? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो इन दोनों ही पॉइंट में ना कॉन्ट्राडिक्शन राइज हो रहा है। तो इलीगल का मतलब प्रोहिबिटेड बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अगर मैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब क्या हुआ? एन एग्रीमेंट, इस पूरे का मतलब तो ये बनेगा ना भाई, एन एग्रीमेंट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या ऐसा हो सकता है
क्या, एन एग्रीमेंट विच इज वैसे तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ बट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है वो लीगली एनफोर्स तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो टर्म ही गलत यूज की हुई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अदरवाइज इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कभी हो ही नहीं सकता। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। तो क्या हो सकता है, इलीगल एग्रीमेंट हो सकता है, बस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कभी। ठीक है जी, बात यहाँ तक। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन की अगर हम बात करें तो भाई कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के हैं, नंबर वन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर टू इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होगा, थ्रू वर्ड्स होगा, बाय वर्ड्स होगा ना, स्पोकन और रिटन। तो थ्रू वर्ड्स होगा, बोल के होगा या फिर लिख के होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ ए ऑफ आगरा ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर ₹1,50,000 टू बी ऑफ दिल्ली बाय अ लेटर, लेटर लिख के उसने ऑफर किया है, एंड बी एक्सेप्ट्स द ऑफर बाय राइटिंग अ लेटर। तो ये एक्सप्रेस ऑफर है, या बोल के भी हो सकता है, फोन कर दिया जी उसने, फोन पे बात हो गई, ये भी क्या कहलाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। और इम्प्लाइड का क्या मतलब है, इम्प्लाइड अदरवाइज देन बाय वर्ड्स होता है, वर्ड्स के थ्रू नहीं हुआ। ठीक, अब इसमें दो कैटेगराइजेशन है, नंबर वन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नंबर टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना भाई, दीज आर क्रिएटेड बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाय कंडक्ट होते हैं ये, ठीक है, थ्रू वर्ड्स नहीं होते। ठीक है भाई, तो बाय कंडक्ट होते हैं, थ्रू वर्ड्स नहीं होते। तो कह सकते हैं एक तरह से इम्प्लाइड, टैसिट का मतलब इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, लाइक शू शाइनर है, ठीक है, या फिर कुली है, या फिर डीटीसी की बस है। तो ठीक है जी, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कवर अप हो रहे हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स में किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लाइक शू शाइनर, कुली, डीटीसी बस। तो शू शाइनर समझते हैं ना, जैसे आप रेलवे स्टेशन पर बैठे थे, पैर ऊपर करके बैठे थे, शूज़ आपके नीचे रखे थे, शू शाइनर आया, आपके शूज़ उठाए, पॉलिश करना शुरू कर दिया, तो उसने आपके शूज़ उठाए, ये इम्प्लाइड ऑफर था, आपने उसको मना नहीं किया, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो अब ये एक तरह से इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में कवर अप होगा। अब आपको पैसे तो उसे देने पड़ेंगे। ऐसी कुली है जी, ट्रेन स्टेशन पर आके रुकती है, कुली आपके हाथ से आपका बैग ले लेता है, तो क्या वो चैरिटी कर रहा है, नहीं, उसने आपके हाथ से आपका बैग लिया, ये इम्प्लाइड ऑफर था, आपने मना नहीं किया, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में कवर अप हो जाएगा। ऐसी डीटीसी की बस है, बस स्टैंड पे आके रुकती है, ये इम्प्लाइड ऑफर है, आप उसमें एंटर कर जाते हो, टिकट खरीद लेते हो, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। तो ये भी क्या बन गया, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कवर अप हो गया। ठीक है जी, तो ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट की बात की हमने। अब हम आते हैं देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, इसमें कॉन्ट्रैक्ट जैसी वजह से कोई बात नहीं है, हम कह सकते हैं दीज आर द लीगल ओब्लिगेशंस, these are the legal obligations imposed by law। मीन कानून ने कुछ आपके ऊपर लीगल ओब्लिगेशंस लगाई हुई हैं, दैट इज कवर्ड अंडर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है बात। तो यहाँ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन जैसी कोई बात नहीं होती। तो लिखा भी है देखो, दीज आर द कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर क्रिएटेड नाइदर बाय द वर्ड्स स्पोकन नॉर रिटन नॉर बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। तो यहाँ कंडक्ट ऑफ पार्टीज भी नहीं है, बट दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ। मेन चीज क्या है, दीज आर क्रिएटेड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। तो ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये भी हम लोग फुल फ्लैश चैप्टर पढ़ेंगे, ये भी अलग से चैप्टर है पूरा का पूरा, सेक्शन 68 से लेके 72 तक पढ़ेंगे वहाँ हम लोग, राइट। तो उसी में एक ये भी है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स।
अंडर सेक्शन 71 में, ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है कि आपको किसी का पड़ा हुआ गुड्स मिल जाता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि आपको पड़ा हुआ गुड्स मिला और आपने उठा के जेब में रख लिया, आपका हो गया, ऐसा है क्या? नहीं। तो वो ये कहना चाहता है जैसे ही आपने इस गुड्स को उठाया तो आपका एक लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट हो गई। आपके कुछ राइट्स भी हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। या तो आप इस गुड्स को टच ही मत करो, बट अगर आपने इसको एक बार उठा लिया तो लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट हो गई। क्या लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट हो गई कि आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने की। और अगर ये गुड्स वैल्यूएबल हैं तो आप एडवर्टीजमेंट भी देंगे न्यूज़पेपर में। और वैल्यूएबल नहीं है तो जिस जगह से मिला वहाँ जोर जोर से आप 3 बार चिल्लाएंगे कि ये गुड्स किसी का है भाई, मुझे मिला है, पहचान बताओ और ले लो। तो आपके कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गए और आपके कुछ राइट्स भी हैं। राइट्स क्या हैं कि ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने में अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो एक्सपेंस तो आप रिकवर कर सकते हैं उससे, ट्रू ओनर से। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में होता क्या है, दीज आर द लीगल ओब्लिगेशंस। कानून ने आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाई हुई हैं जिनको आपको फॉलो करना ज़रूरी है। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ठीक है जी, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट नहीं है, ये इसी से रिलेटेड है जी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। क्या कहना चाह रहा है, इनफैक्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट नोबडी विल बी अलाउड टू बिकम रिच एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है कि खर्चा सामने वाले ने किया और मालिक आप बन गए उस गुड्स के। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको गलती से पड़ा हुआ गुड्स मिल गया तो वो आपका हो गया, ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं होता। कौन कहता है ये बात? डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है? अनजस्टिफाइड बेनिफिट। आप अनजस्टिफाइड बेनिफिट नहीं उठा सकते भाई, ये कहना चाह रहे हैं। चलो, तो फोर्थ कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट्स। ई कॉन्ट्रैक्ट्स तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वाया इंटरनेट। तो आज की डेट में जो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब यूज़ करते हैं, किस में कवर अप हो जाएंगे? ई कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो हमने यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के पढ़े? 4 तरह के। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और 4 नहीं, देखो 3 तरह के। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और ये फोर्थ नहीं है, ये थर्ड पॉइंट है, नंबर 3 ई कॉन्ट्रैक्ट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हैं? मेन 2 तरह के हैं। एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्जीक्यूटरी होता है। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो भाई कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। तो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि जहां दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट फुलफिल कर दिया, ठीक, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन्स नथिंग रिमेन्स ड्यू। तो लिखा भी होगा, देखो, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ द पार्टीज have performed their obligation. This is a contract which has been completed. For example, if A agreed to sell his car to B for rupees 1 lakh, the contract is said to be executed, मतलब completed, if A delivers the car to B and B pays the price to A. समझ गए बात? ठीक है, देखो, ए ने कार दे दी, बी ने पैसे दे दिए, तो दोनों ने अपना अपना पार्ट फुलफिल कर दिया, तो नथिंग रिमेन्स ड्यू, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में परफॉर्म होगा, अभी परफॉर्म नहीं हुआ, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक तरह से कह सकते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है ये, अभी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट 2 पॉइंट दिए है ना, ये इसी के सब पार्ट हैं, सेकंड के ही। तो फर्स्ट वन इज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, जो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्या होता है? वेयर द ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी, मीन्स एक पार्टी ने तो अपना पार्ट फुलफिल कर दिया बट दूसरे ने नहीं किया। मीन्स मैंने तो आपको क्लासेस दे दी बट आपने मुझे फीस नहीं दी। दिस इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और एग्जीक्यूटरी में भी क्या है? यूनिलैटरल, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि भाई आपने फीस तो दे दी, मैंने क्लासेस नहीं दी, तो भी ये क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट।
और अगर आपने फीस दे दी, मैंने क्लासेस भी दे दी, एग्जाम भी हो गए, बात खत्म हो गई, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, ना अभी आपने पूरी फीस दी, ना मैंने अभी पूरी क्लासेस दी, दिस इज कॉल्ड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑब्लिगेशन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, कि दोनों पार्टीज ने अभी तक अपना अपना पार्ट फुलफिल नहीं किया। ठीक है जी यहाँ तक। तो देखो यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सब चीज़ें अब हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो आपको पता ही है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रॉपर ऑफर, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। तो प्रॉपर ऑफर और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होने के लिए ना कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। तो वो रूल्स पढ़ेंगे। कौन से रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स एज टू वैलिड ऑफर एंड रूल्स एज टू वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो चैप्टर 2 में यही चलेगा हमारा, रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर एंड वैलिड एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पूरा चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।